आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं आपको तारीफ करा दूं। दिल्ली सरकार में विधायक हैं छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी परवरिश बिहार में हुई है, उसके बाद आप दिल्ली तक आए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोटों से आप जीते हैं और जाने माने और दिल्ली वालों के चहेते विधायक हैं आप। तो बिहार से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा, वो जानेंगे आपसे। देखिए, ये भी अजीब इत्तेफाक है। जब हम लोग बिहार से चलते हैं तो ये सोच के नहीं चलते हैं कि जाकर के वहाँ पे कोई राजनीति करनी है। हम लोग आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जनरली सबका एक एम्बिशन होता है कि यूपीएससी की तैयारी करना है। तो हम लोग तो यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि समाज को लेकर के सोशल एक्टिविज़्म में हमेशा से पार्टिसिपेट करते रहे, तो यहाँ भी पार्टिसिपेट करने लगे। और फिर जो कुछ भी 2011 में हुआ, वो आप सबके सामने एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के हिस्सा हम बने। और उसके बाद जैसे-जैसे ये आंदोलन राजनीति की तरफ बढ़ती गई, हम लोग उसके हिस्सा बनते गए। और फिर तब भी हमने नहीं सोचा था कभी कि चुनाव लड़ेंगे या विधायक बनेंगे। मुझे पार्टी ने कहा कि बुराड़ी एक एरिया है जहाँ से आपको चुनाव लड़ना है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस एरिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ने से पहले मैं कभी वहाँ कभी आया नहीं था। लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो आए और लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं 3 बार, तीसरा टर्म है मेरा ये। पहली बार मुझे याद है कि मुझे 60,000 वोट मिला था और 10,000 की मार्जिन से मैं जीता था। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन ही लोगों ने कर दी। इस बार तो लगभग 90,000 की मार्जिन कर दी लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये केवल इसलिए होता है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो सब ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। माइग्रेट पॉपुलेशन ज़्यादा है और ख़ासकर जिस विधानसभा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बुराड़ी को, उसमें बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अलग-अलग राज्यों से जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंटेशन अपने तरह का चाहिए था और वो मौका मिला तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो मुझे लगता है कि अगर हम मुझे पूछें कि ये मेरे गाँव से यहाँ तक का सफ़र और ये कैसे परिणति हुआ, तो मुझे लगता है कि वो ये एक एक्सीडेंट ही है। हमने कोई सोचा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप जो तय करते हैं वो नहीं होता है, जो ऊपर वाले तय करते हैं होता वही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये मेरे हिस्से में था। कोशिश हमारी रही है कि जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली उसको ईमानदारी से निभाया जाए और मैं अपने तरफ से ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि वो जो कुछ भी रिज़ल्ट है, वो अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में कामकाज और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक उम्मीद दी है दिल्ली की जनता को या दिल्ली के ज़रिए देश को, लोग उस उम्मीद के साथ खड़े हैं और हम लोग उस उम्मीद का प्रतिफल कह सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन फिर राजनीति देखते हुए और आपने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और फिर राजनीति तरफ आप जो है वो मुड़ गए। लेकिन घर से भी क्या राजनीति में कोई रहा है, या बचपन से जब हम स्कूलिंग में होते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब कुछ और ख्वाब होते हैं कि हमें कुछ और बनना है। आपका भी सपना कुछ और था, फिर ये राजनीति में आना, मतलब कहीं से घर से भी कोई सपोर्ट मिला है आपको? नहीं, नहीं, मेरे परिवार में दूर-दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। सब पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, सब भाई अपने-अपने नौकरी पेशे में हैं। तो ना तो मैं सोचा था, ना मेरे परिवार के लोग कभी सोचे थे कि हम कभी पॉलिटिक्स में आएँगे या पॉलिटिक्स करेंगे या कभी विधायक बनेंगे या किसी सरकार का इस तरह से हिस्सा होंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक तरह से इत्तेफ़ाक कह लीजिए कि ये इत्तेफ़ाक है। और मुझे लगता है कई बार ऊपर वाले आपको चुनते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है और आपको माध्यम बनाते हैं। तो मुझे लगता है जब ऊपर वाले ने एक माध्यम बनाया और जब ऊपर वाले ने माध्यम बनाया है तो उसको ईमानदारी से अपनी उस ज़िम्मेदारी को मैं करूँ, उसका निर्वहन करूँ, वो मेरी कोशिश है। तो इसमें दिक्कतें तो होती हैं चूँकि जब परिवार आपका पॉलिटिकल नहीं होता या पॉलिटिक्स में अपने कई सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, घर के लिए समय नहीं होता। बहुत-बहुत दिन हो जाते हैं मुझे अपनी माँ से बात किए हुए, माँ नाराज़ हो जाती हैं। अब उनको नहीं पता कि मैं कितना व्यस्त हूँ, उनको लगता है कि मुझे केयर नहीं करता। इसी तरह से घर में भी वाइफ़ की बहुत सारी ग्रीवांसेस होते हैं, परिवार के और लोगों के बहुत सारे ग्रीवांसेस होते हैं। तो लेकिन धीरे-धीरे लोग ढल जाते हैं। तो अब लोग ढल गए हैं कि नहीं, चलो इसका यही लाइफ़स्टाइल है और यही करना है। तो फिर धीरे-धीरे घर आके परिवार के लोग भी सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये ऐसे ही अब होता रहा कि पहले परेशानी तो आती थी लेकिन अब गेट यूज़्ड हो गए। अब वो उनको लगता है चलो अब कुछ कह के भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर सब सपोर्ट करते हैं और उन सब के लिए भी मुझे लगता है कि एक नई लर्निंग थी, एक नई चीज़ें थी। तो पहले दिक्कतें हुई, अब नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजनीति में आ गए हैं। और ये आप जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका आइडल कौन है? क्योंकि अब आपको भी 10 साल जो है वो सफ़र हो चुका है आपका।
और देखिए मुझे लगता है कि मेरे आइडियल अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, चूँकि राजनीति में लोग कहते हैं कि बड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। हाँ, आप सारी बातें जो दिल में है वो कह नहीं सकते, पर मैं अरविंद केजरीवाल में देखता हूँ कि बड़ा ट्रुथफुलनेस रहता है उनका अप्रोच में। वो जो बातें अगर खरी भी है तो कह देते हैं, और उन जो एक पैशन है बदलने का, करने का, ऐसा नहीं है कि अंदर में कुछ और बाहर कुछ और है। आप जो अंदर कमरे में बैठकर जो बात करेंगे जिस अरविंद केजरीवाल से, बाहर भी वही अरविंद केजरीवाल आपको दिखेंगे। वो उतने ही पैशनेट, उतनी ही जज़्बा, उतनी ही ज़िद। तो मुझे लगता है कि उनका जो ज़िद है, एक तरह से कह लीजिए उनका कोई पागलपन है काउज को लेकर के, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। और मुझे लगता है कि राजनीति में ये चीज़ें बहुत छूट रहा था। ये भी एक ऐसा पेशा की तरह हो गया था कि लोग राजनीति में आते थे तो ये सोच के आते थे कि चलो भई, अच्छा हम विधायक बन गए, अब कमाना कितना है, परिवार कैसे सेट होगा, वो एक पेशा की तरह, धंधा की तरह उसको देखा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में अंतिम व्यक्ति तक कुछ सरकार से फ़ायदा हो सकता है, एक मॉडल बनाया। और मुझे लगता है कि उनकी जो वो पैशन है कि हमेशा अंतिम व्यक्ति को कैसे फ़ायदा होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, हमेशा 24 आवर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कोशिश करना, मुझे लगता है कि उससे हम लोग बहुत सीखते हैं। और मुझे लगता है कि आज देश को आगे बढ़ाना तो उसकी ज़रूरत भी है। तो आइडियल कह लें तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने अरविंद केजरीवाल जी को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। अब बात हम राजनीति की कर लेते हैं। अब चुनावी माहौल देश में चल रहा है और ऐसे में आपकी क्या रणनीति है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये रणनीति में केवल हमारी नहीं है, अब ये ज़रूरत है देश की। और मैं जब कहता हूँ ज़रूरत है देश की, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी सारी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली और हमें हमारा संविधान मिला, जो संविधान समानता की बात करता है, समता की बात करता है। जो संविधान हमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट देता है, जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो संविधान हमेशा अंतिम व्यक्ति आगे कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज जो लोग सत्ता में हैं, वो जनतांत्रिक व्यवस्था को भी और संविधान को भी कमज़ोर कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ जनतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर कर रहे हैं, तो एक बात की समझिए कि जब जनता अपनी सरकार को चुनती है और साथ में जो सहमत नहीं हो विपक्ष को चुनती है, जब विपक्ष वही बात संसद में सरकार से सहमत नहीं हो, तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए, उसको बोलने ना दिया जाए, फिर संसद खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो संसद की सीढ़ी पर लेट गए थे, तो लोगों का बड़ा विश्वास बढ़ा था कि संसद की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन लोग आज बहुत नाराज़ हैं और बहुत पीड़ा में भी हैं कि आज उस संसद की संसदीय व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज देखिए 400 पार की बात की जा रही है। भई 300 पार लोगों ने दिया, तो ऐसे-ऐसे कानून बने जो कानून अपोज़िशन को दबाने के काम कर रहा। अब मसलन आप देखिए कि पीएमएलए एक्ट है। अब पीएमएलए एक्ट में बेल नहीं मिल सकता। अब ये काम तो अंग्रेज़ों ने रॉयट एक्ट बना करके किया था। रॉयट एक्ट क्या था? यही तो था कि अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठ रहा है, तो उसमें प्रोविज़न ला दिया कि बिना किसी ग्राउंड के अरेस्ट कर सकते हैं। पीएमएल में भी बिना ग्राउंड के अरेस्ट कर सकते हैं। उनकी मर्ज़ी थी कि जब तक चार्जशीट ना हो तब तक वो बिल नहीं मिल सकता। हालाँकि रॉलेट एक्ट में फिर भी था कि 6 महीने के अंदर चार्जशीट जमा करना पड़ेगा। पीएमएलए एक्ट में तो 2-2 साल हो गए, चार्जशीट जमा नहीं हो रहा है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट से भी खराब पीएमएलए एक्ट लेके आ गए। यूएपीए कानून लेके आए, कहा कि आतंकवादी को बंद करना है। आप सर्वे कर लीजिए, जितने भी लोग आज यूएपीए में बंद हैं, वो सारे एक्टिविस्ट हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो आपने ऐसे-ऐसे कानून बना दिए जो लोगों के फंडामेंटल राइट को दबा दिया। आपने बोलने की आज़ादी आप छीन रहे हैं। तो फिर लगता है कि अब कहते भी आप 400 पार कर दो, तो लगता है 400 पार कर दो तो संविधान बदल देंगे। और ये तो मेरी चिंता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग बड़े-बड़े नेता कह रहे हैं, सांसद प्रत्याशी कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, ढेरों उदाहरण आपने देखा। तो मुझे लगता है कि फिर इस देश को आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे, हमारे अपने संविधान के कारण पहुँचे हैं। वो जनतांत्रिक अधिकार जो हमारा है, उसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर वो छीनने की कोशिश करेगा, तो ये केवल मेरी रणनीति नहीं है, ये रणनीति फिर देश की है और देश के हर एक अंतिम व्यक्ति को अपनी उस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री 10 साल में धीरे-धीरे ये रशिया की तरफ ले जा रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ देश को ले जा रहे हैं। तो इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब कोई भी तानाशाह बनने की कोशिश की, लोगों ने माकूल जवाब दिया। और मुझे लगता है कि अभी के 3 चरण के जो चुनाव दिख रहे हैं, देखिए 400 पार की बात कर रहे थे, अब 200 पार के लाले पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री पता नहीं क्या-क्या ही भाषण दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर रिलीजन हेट्रेड की बात करने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर देश में क्या ही बच जाएगा।
तो उनकी निराशा भी दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये रणनीति हर एक भारतीय की है, जो हमारी रणनीति है कि कैसे संविधान वैसे कैसे जनतंत्र बचे। और इसीलिए वो तमाम पार्टियां भी अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद आज हम इंडिया अलायंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बात अब हमारी विचारधारा की नहीं रह गई, बात देश की आ गई, बात संविधान की आ गई। तो अलग अलग विचारधारा के लोग भी इकट्ठा होकर के, और देश में वो तमाम लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, इकट्ठा होकर के अब इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। संजीव जी, तीसरे चरण तक की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर 2019 के डाटे की बात करें और अब का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया, वोटिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। कई विचारधारा से कई लोग जुड़े होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जनतांत्रिक व्यवस्था से प्यार करते हैं, और वो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो वोट करने नहीं जा रहे हैं। उनको भी लगता है गलत तो हो रहा है, लेकिन विचारधारा से प्रतिबद्धता है उनकी, दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, तो वोट करने नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक कारण है कि वोटर्स में थोड़ी निराशा है। उनको लग रहा है कि 10 साल में हमने जिस कारण से उनको चुना था, वो नहीं करके कुछ और ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है कि वो एक कारण हो सकता है। ये वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरावट दिख रही है। और दूसरा मुझे लगता है कि मौसम भी कुछ ऐसा है कि गर्मी बहुत है, तो लोग कई बार घर से निकलने में दिक्कतें होती हैं। कई जगह ऐसा दिख रहा है कि जहाँ जहाँ अपोजिशन के वोट पड़ रहे हैं, वहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, अब डेमोक्रेसी में जो चुनाव होता है वो उत्सव का दिन होता है, और उसको उत्सव के तरीके से लेना चाहिए। जो आता है उसको वेलकम करना चाहिए। आप उसको डराएंगे, कहते छोड़ो यार, वहाँ जाए बड़ी परेशानी हो रही है, क्या है, फिर 10 लोग और कहता है कि वोट डालने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो लोग आना कम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो सरकार की जो इस तरह का रवैया है, वो भी एक कारण है। तीसरा, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल प्ले करना चाहिए था, वो इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करने में, उसको लोगों को और कन्विंस करने में, लोगों को और मोटिवेट करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी सरकार का एक हिस्सा ही है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये सब छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये वोट का अधिकार हमें बड़ी सारी कुर्बानियों के बाद मिला है, और मुझे लगता है कि अगर सरकार से आप नाराज हैं तो यही एक तरीका है बदलने का और मैसेज देने का भी मौका है। लोगों ने तानाशाही खिलाफ वोट किया, तो तानाशाह हटा। अगर आप वोट करने नहीं आएंगे तो तानाशाही तो बढ़ती जाएगी। तो आप अगर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसका शिकार नहीं, तो आप तब भी शिकार होंगे। तो अगर आप नाराज हैं तो आगे आकर के वोट करना चाहिए। और मुझे लगता है इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की जो हमारा अपना संविधान है, जनतांत्रिक अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए मुझे लगता है वोट करने तो आना चाहिए। थोड़ा पेन ही सही, 5 साल में एक बार आपको दर्द लेना पड़ेगा, लेकिन 5 साल में एक दिन का दर्द फिर 5 साल का सुकून आपको दे सकता है। तो मुझे लगता है वोट करने आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी लोगों को मिलजुल कर वोट करना चाहिए और वोट में हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की। काफ़ी सारे दल उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ही का एग्जाम्पल हम अरविंदर सिंह लवली का दे रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि ये लड़ाई अब दल का नहीं रह गया। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता के बीच है। जनता अपने आप तैयार रहेगी। जब जनता अपने हाथ में चीज़ें ले लेती हैं तो फिर दल और व्यक्ति बहुत मायने नहीं रखता। हम 2013 में चले जीते थे कि हमारे पास बड़ा संगठन था या बहुत सारे नेता थे, लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साधनों को अपने हाथ में ले लिया था। 2015 हो, 2020 हो, लोग लड़े। जब लोग लड़े तो क्या परिणाम है आपके सामने है। तो इस बार लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और कठिन लड़ाई है। एक तरफ जिस सरकार को आप चुनते हैं, तो सरकार को जब चुनते हैं तो उसके साथ बड़ी शक्तियाँ आती हैं। वो शक्तियाँ ईडी के रूप में, पुलिस के रूप में, तमाम तरह से शक्तियाँ सरकार को दी जाती है कि ताकि वेलफेयर के काम में कोई बाधा ना आए। लेकिन उस शक्ति को जब दुरुपयोग करने लगेंगे तो आप किसी को भी डरा सकते हैं। तो आज जो लोग जा रहे हैं, सब में लड़ने का वो जज्बा ऐसा नहीं हो सकता। कोई डर गया है, कोई अवसर के कारण जा रहा है, किसी को लगता है कि भाई वहाँ हमारा करियर अच्छा हो जाएगा, यहाँ करियर हमारा अच्छा नहीं है। तो जो अवसरवादी हैं वो भी जा रहे हैं, जो डरपोक हैं वो भी जा रहे हैं, और जो बहुत अपनी एम्बिशियस हैं वो भी उधर जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो देश से प्यार करता है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधान से प्यार करता है और भाजपा में जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज जिस तरह से पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अपने एजेंसी के जरिए अपोजिशन को डराने की कोशिश की है, साजिश की। अब देखिए ना, जितने लोगों को ये भ्रष्टाचारी कहते थे वो सब भाजपा में आ गया। बड़े बड़े, कोई सांसद बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एलओपी बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया।
लेकिन वो लोग जो इनसे लड़ रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, आज वो जेल में हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये संस्था का दुरुपयोग के कारण लोग डर करके उनके पास जा रहे हैं या अवसर के कारण उनके पास जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, एक भी व्यक्ति नहीं गिना सकते आप, जो कहते हैं नहीं मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। बाहर भले ही कुछ करें, लेकिन पीछे उसके कारण कुछ और ही है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के जाने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जब लोग इस पूरी मुहिम को अपना बना लेते हैं, अपना आंदोलन बना लेता है, तो फिर सारी ये जो प्लानिंग होती है वो धरा का धरा रह जाता है। तो प्लानिंग तो खूब की जा रही है। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, क्या ही अरविंद जी की गलती थी। एक आप किसी के हियरसे पे आप जेल भेज रहे हो सिटिंग सीएम को। तो मुझे लगता है कि अब देश ये सब देख रहा है, देश तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। देश देख रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी विज्ञापन के कारण एक ऐसा वैक्सीन दे दिया जो लोगों की जान आफत में है। अब वो जाकर के इंग्लैंड के कोर्ट में मान भी लिया कि हाँ, हमारी वैक्सीन में कमियाँ थी। तो ये देश की देखिए, नेता और सरकार ज़रूर समझती है कि जनता बहुत भोला भाला है, जनता बहुत समझदार है, जनता बारीक से देखती है, बोलती नहीं है। इस बार का चुनाव देखें, लोग चुपचाप है, ये चुपचाप दर्शा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो क्या लगता है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे या दिल्ली में कोई और मुख्यमंत्री चुना जाएगा? देखिए, पहली बात हम तो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को आप फर्जी केस में आपने अंदर किया हुआ है, कोई लेना-देना नहीं है उसके, और कोई लेना-देना इसलिए नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप किंगपिन कहते थे, जिस पर आपने आरोप लगाया, उसको जेल में बंद किया कि इसने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए या इलेक्शन में पैसे कैंपेन में खर्चा किया, उससे तो आपने 60 करोड़ रुपया लिया था। तो देश को सब दिख रहा है ना। आप ये देखिए, ऊपर वाले कुछ चमत्कार कर रहे हैं। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसी किंगपिन से उसने चंदा ले लिया था। तो इस बार हम ही नहीं, ऊपर वाले भी यही चाह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये तो फर्जी है, फर्जी तरीके से आपने जेल में बंद कर दिया। लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने मैसिव मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया। देखिए, डेमोक्रेसी में 2 व्यक्ति को अधिकार है, 2 इकाई को अधिकार है, या ऐसे ऐसे कहें कि अपने मुख्यमंत्री को, अपना नेता चुनने का। एक जनता को, दूसरा चुने हुए विधायक को। मैं भी एक विधायक हूँ। हम विधायक दल के नेता ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें, और दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के जनता के मैंडेट का अपमान नहीं होनी चाहिए, और हम विधायक दल का जो निर्णय है, वो निर्णय का सम्मान होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान भी कर रहे हैं। हमने सर्वे कराया था, सर्वे करके लोगों से पूछा था, जनता ने कहा कि नहीं, हमने चुना है, और अगर जेल भी जाते हैं तो जेल में जेल से सरकार चलाएंगे, तो हम जनता का सम्मान कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस का आप कई दफ़ा मुद्दा उठा चुके हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली से पंजाब तक का, तो पंजाब के जो है कई विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऑपरेशन लोटस सक्सेस हो रहा है? देखिए, खूब कोशिश हो रही है। मेरा तो तीसरा टर्म है, और हमने ऐसे कई तरह के, कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तरह-तरह के प्रलोभन वो देते रहे हैं, बात करने की कोशिश करते रहे हैं, और जगह भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तरीका क्या है, मोडस ऑपरेंडस क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है कि पहले आएँगे, आपको तरह-तरह की ल्योर करेंगे कि भई आप आ जाइए, आप मंत्री बन जाएँगे या फलाना हो जाएँगे। चलो, आप उस ल्योर में नहीं आए, फिर आपको पूछेंगे अच्छा आप बिकेंगे कितने में बताइए, रेट क्या है, आप खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं खरीद, आप कहें नहीं जी मैं बिक नहीं सकता, तो फिर क्या जी आपको डराने की कोशिश, एजेंसी का रेट हो जाएगा आपके यहाँ। चलिए, आप उस रेट, उसकी डर से, उनके डराने से नहीं डरे, तो फिर एक चिट्ठी आ जाएगी, कभी इनकम टैक्स का, कभी सीबीआई का, कभी ईडी का। आजकल लोकायुक्ता का भी हम लोग का आने लगा है, लोकायुक्ता का आने लगेगा चिट्ठी। उस चिट्ठी से भी नहीं घबराए तो फिर एजेंसी आपके घर रेड कर देगी। रेड में भी अगर आप शामिल हो गए तो ठीक है, अगर रेड में भी नहीं घबराए तो फिर आपको जेल भेज देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी। और जेल में भी अगर समझौता कर लिए, जैसे छगन भुजबल ने किया, जेल जाने के बाद समझौता कर लिया, तो बाहर आकर के बीजेपी में शामिल हो गया। अगर आप जेल में भी समझौता नहीं किए तो फिर जब तक ये चाहें जेल में रखने की कोशिश करेंगे, जब तक हमें पूरे ये चार्जशीट वार्जशीट जमा करके कोर्ट को कन्विंस ना हो जाए कि इनोसेंट है। ये लंबा समय लग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हर एक व्यक्ति उसी कन्विक्शन से आया है, लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। कई लोग रास्ते में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे दिल्ली में एक मंत्री कमज़ोर पड़ गए। अब देखिए ना, पहले उनके यहाँ ईडी का रेड किया और कहा, और ईडी के रेड में कहा कि ये चाइना से पैसे मंगाते थे, कुछ हवाला, कुछ क्या टर्म होता है, हवाला करते थे, ठीक है।
और बाद में फिर उनको ब्लैकमेल किया और बेचारे समझे कि चलो भाई घर बचेगा, जेल जाने से डर रहे थे, बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में फिर सब केस खत्म हो गया, कोई दोबारा रेड नहीं हुआ, कोई दो समन नहीं हुआ, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब इसी कन्विक्शन से लड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा हर बार चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, ऐसा नहीं पूरा देश लड़ा था, लड़े तो कुछ ही लोग थे, लेकिन फिर देश को उससे निजात मिली। चाहे इमरजेंसी के दौर में भी ऐसा नहीं है सब जेल गए थे, लेकिन चंद लोग जेल गए, लेकिन उनके जेल जाने से देश को निजात मिली। इस तानाशाही के खिलाफ भी कुछ लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन वो जेल जाना ही इस तानाशाही से निजात पाने का एक रास्ता है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद पूरा देश गुस्से में है। देखिए परसों का एक पोस्टर देखा मैंने, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही थी, उस रैली में खड़ा एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लेके खड़ा हो गया और कहा जेल का जवाब वोट से। अब समझिए उस आदमी का जज्बा, समझिए उस आदमी का गुस्सा समझिए। तो जब आप एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति को जेल भेजते हैं तो पूरे देश में फिर उसके खिलाफ गुस्सा भरता है, और वो गुस्सा फिर वोट में परिणति होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे वो रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़े कवि थे, वो कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब आपके दिन खराब होते हैं ना, तो आप निर्णय खराब लेने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये निर्णय मुझे लगता है कि इनके खराब दिन के आसार हैं। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां जनता से अलग तरह के वादे करती हैं। आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी सरकार बनती है तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप करवाएंगे? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो पहले इस देश के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और मुफ्त देनी पड़ेगी। और ये मैं नहीं, ये बाबा साहब का भी सपना था। बाबा साहब कहते थे कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी देश में गरीबी ज़्यादा है वहाँ अशिक्षित लोग हैं, वहाँ शिक्षा नहीं है। तो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर गाँव में अच्छा स्कूल खोलेंगे, हर गांव में हम मोहल्ला क्लिनिक और शहर में हम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलेंगे, क्योंकि इलाज की व्यवस्था सबको अच्छा और मुफ्त अंतिम व्यक्ति को होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इस देश किसानों का देश है, हमारे ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, तो वो किसानी स्वाभिमान से कर पाएँ तो स्वामीनाथन आयोग का हम रिपोर्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार की हम व्यवस्था करेंगे। तो ये जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने देश को दी है वो दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में अच्छे स्कूल बना के दिखाए हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाए हैं, दिल्ली में हमने महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त हमने करके दिया है, हमने दिल्ली में अंतिम व्यक्ति को वेलफेयर करके दिया है। तो जो हमने किया है वही हमारा एजेंडा भी। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये केवल 5 चीज़ आप कर दीजिए, ये देश विश्व का नंबर 1 देश बन सकता है। और ये सपना अरविंद केजरीवाल जी का भी है, और ये सपना हर भारतीय का, हर इंडियन का है। ये देश विश्व का नंबर 1 बने और बन सकता है, लेकिन खराब राजनीति के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो वो 5 गारंटी हम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता और देश की जनता को दे रहे हैं। इस बार चुनाव में एक नया मुद्दा उठा है, मुस्लिम आरक्षण, जिसको लेकर प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री को अचानक ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप समझिए इस बात को। वो हर बात को वो मुस्लिम और हिंदू पर ले आ रहे हैं। कांग्रेस के वो तमाम मैनिफेस्टो को लेकर कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, कभी कहते हैं प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या, 1-2 भैंस है तो 1 भैंस चला जाएगा। प्रधानमंत्री बहक गए हैं। हालांकि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कई बार आपके नियंत्रण नहीं होता, तो कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रधानमंत्री जितनी बातें कर रहे हैं वो हताशा उनको दिख रहा है। हालांकि बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री अगर रिलीजियस बाइगॉटरी करे, अगर धर्म के नाम पर बांट कर अगर वोट मांगने की कोशिश देश का प्रधानमंत्री करेगा, तो फिर 140 करोड़ लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है हालांकि ये बहुत अच्छा इंडिकेटर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है कि हर बात को वो हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। आप तो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप तो 140 करोड़ लोग कैसे इकट्ठा रहेंगे, आपको तो उसकी बात करना चाहिए था। ये देश आगे तभी बढ़ेगा 140 करोड़ लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप भारत माँ को माता कहते हैं, आप अगर माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटे को आप मारते रहें तो माँ कैसे खुश होगी? माँ तो तभी खुश होगी ना जब दोनों बेटों को उंगली पकड़ करके आप लेकर आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है फिर आप जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं उस देश की अस्मिता को नहीं समझ पा रहे हैं, उस देश की जमीनी तहजीब को नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर आपका सपना इस देश को आगे बढ़ाने का नहीं है, आपका सपना इस देश को वो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के रास्ते पर ले जाने का है।
तो मुझे ये लगता है कि बड़ा ही दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री अपने विकास के नाम पे नहीं वोट मांग रहे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री थे, काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए था। भाई 14 में बड़े अच्छे-अच्छे नारे लेकर आए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ रोजगार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। क्यों नहीं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? हम 20 में चुनाव लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बनाया होगा तो वोट करना, हमने अस्पताल बनाया होगा तो वोट करना, हमने अगर बिजली मुफ्त दिया होगा तो वोट करना, पानी मुफ्त दिया होगा तो वोट करना। हमने काम किया था, काम के नाम पे वोट मांगा। तो अगर काम के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, इसलिए अपने 10 साल में काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा शो यंग आइकन के है, तो इसके लिए आप क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे यंग आइकन? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश नौजवानों का देश है। ये करियर आपका है और तय आपको करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये देश में आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका भविष्य अच्छा हो, तो फिर आपको अपने करियर के नाम पे वोट करना पड़ेगा और वोट करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि चलो मेरा राजनीति से क्या मतलब, तो फिर आप राजनीति का शिकार ज़रूर हो रहे हैं। आज देश में नुकसान इसलिए हो रहा है कि आपकी पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं हो रही है। तो मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए, ताकि जो आप चाहते हैं वैसी सरकार बन पाए, या आपके आइडियाज़ या आपको जो ज़रूरत है वो रिफ्लेक्ट हो पाए। वो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है ताकि पार्टिसिपेशन आपका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के नौजवान अब जितने भी चरण का चुनाव बाकी है उसमें भारी संख्या में आ करके और अपनी भविष्य को लेकर के, अपनी करियर को लेकर के, देश कैसे आगे बढ़ेगा इस सोच के साथ वोट करेंगे। 140 करोड़ लोग कैसे इस देश में अच्छे से रह पाएंगे, इसको सोच के वोट करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए भी ठीक रहेगा, राजनीति के लिए भी ठीक रहेगा और आपके करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजीव जी को आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार में विधायक हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।